फिर ये सेकंड पार्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को। लाइट आ गई है। क्या कर सकते हैं। देखो 3 साल तक उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने नौकरी के साथ में ये काम किया, धीरे धीरे अपने कस्टमर बनाए। लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते अगर प्रोडक्ट पसंद आता तो दोबारा खरीदते। लोग उसको ट्राई करते, अगर उनको पसंद आता तो दोबारा खरीदते। फिर वही ग्राहक अपने पड़ोसी को बताता, धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी। अब करसन भाई को समझ आ गया कि ये केवल छोटा साइड बिजनेस नहीं है, इसको बड़ा बिजनेस बनाने की क्षमता है। लगभग 3 साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी और इस बिजनेस पर पूरा ध्यान देने का निर्णय लिया। फिर बिजनेस बढ़ा तो नई समस्या आ गई। अब निरमा की डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन बिजनेस बढ़ने के साथ साथ नई समस्या आने लगी। नई नई समस्याएं, रिटेलर पैसा तुरंत नहीं देते थे। जो रिटेलर थे, जो उनसे कस्टमर थे, वो उनको तुरंत पैसा नहीं देते थे, क्योंकि माल उधार लेने की प्रथा काफ़ी सामान्य थी उस समय। मतलब उधार माल लोग लेना पसंद करते थे, मतलब उधार लेके बाद में पेमेंट आया जैसे भी आया चुका देना। इसका मतलब निरमा माल देता, रिटेलर बेचता और बाद में पैसा देता। रिटेलर कौन सा, मतलब छोटी मोटी जो शॉप वाले हैं ना, वो निरमा से माल खरीदते और फिर जब माल बिकने के बाद फिर पैसा निरमा को देते। ये सब हो गया। इस कंपनी के पास पैसा बाजार में फंसने लगा, तो इससे निरमा का पैसा मार्केट में, क्योंकि उन्होंने दुकानदारों को माल तो दे दिया, अब वो माल को दे दिया, अब उनका पेमेंट अटक गया, तो उनका पैसा वहाँ पे फंसने लग गया। तो कॉमर्स की भाषा में वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम कहते हैं। तो ऐसी, मतलब आपने माल बना के दुकानदार के पास भेज दिया, मगर दुकानदार उसको 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर रहा है, तो आपके पास तो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हो गई। तो बिज़नेस की सेल बढ़ रही थी, बिज़नेस की सेल तो बढ़ रही थी, लेकिन कैश तुरंत नहीं आ रहा था, कैश तुरंत वापस नहीं आ रहा था। तो सेल तो हो रहा है पर कैश नहीं आ रहा है, दोनों नॉट इक्वल है। तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी बिज़नेस की सेल बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर कस्टमर या रिटेलर पैसा समय पर नहीं देता तो बिज़नेस का कैश फ्लो की समस्या हो जाती है। आपके पास कैश फ्लो की समस्या आती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपके पास कम हो जाती है, फिर आपको प्रोडक्शन करने में दिक्कत जाती है, आपके पास कैश फ्लो की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। डिमांड तो है, माल तो जा रहा है, बट पेमेंट लेट आ रहा है, तो उस समय आपकी कैश फ्लो की समस्या आपके पास आ गई। करसन भाई ने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना दिया। उन्होंने इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, वो बहुत तेज़ दिमाग के थे, उन्होंने इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बना दिया। अब उन्होंने सोचा, अगर दुकानदार हमारे प्रोडक्ट को नहीं बेच रहा तो हमें कस्टमर तक सीधे पहुंचना चाहिए। उन्होंने क्या सोचा, ठीक है, दुकानदार हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा लेट बेच रहा है, लेट पैसा मिल रहा है, तो हमें डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने मार्केटिंग पर जोर दिया। काय पे जोर दिया, मार्केटिंग। निरमा ने एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया, ऐसा एडवर्टाइजिंग बनाया जिसे आम लोग आसानी से पसंद कर सके। तो धीरे धीरे निरमा की पहचान बनने लगी। आपने, अगर आप जो हमारी उम्र के लोग हैं या हमसे बड़े हैं या शायद 10 एक साल छोटे हो, उन्होंने निरमा की पुरानी ऐड देखी होगी जो बहुत पॉपुलर हुई थी, बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हुई थी। निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा, ऐसी करके वो ऐड थी, तो बहुत अच्छी ऐड थी, मुझे वो पसंद आती थी। उसमें उस समय की एक मशहूर हीरोइन, क्या नाम है उनका, सोनाली बेंद्रे ने उसकी ऐड की थी। तो अब वो सोनाली बेंद्रे जी बहुत दिखने में सुंदर थी, तो वो ऐड बहुत अच्छी गई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे निरमा की पहचान बढ़ने लगी। ठीक है, अब कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव आया। पहले निरमा रिटेल को माल बेचता और रिटेल कस्टमर को बेचता, लेकिन एडवर्टाइजिंग के बाद कस्टमर रिटेलर के पास जाने लगे माल खरीदने के लिए, और रिटेलर निरमा के पास। पहले निरमा रिटेलर को देता था, रिटेलर कस्टमर को देता था। अब एडवर्टाइजिंग से उसका इतना असर हुआ कि कस्टमर खुद रिटेलर के पास जाने लगा कि भाई हमको निरमा वॉशिंग पाउडर दो। अब रिटेलर के पास कहाँ से आएगा, रिटेलर निरमा से मांगेगा, तो कंज्यूमर दुकानदार से खुद निरमा की मांग करने लगे। यही कहानी है
कंज्यूमर फुल स्टेजरी की, मतलब मार्केटिंग का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कस्टमर खुद जाके डिमांड करे आपके प्रोडक्ट की। इस तरह से मार्केटिंग करो कि कस्टमर खुद जाए आपके प्रोडक्ट को मांगने के लिए, तो फिर वो कैश में सेल होता है। तो छोटे ब्रांड से बड़े ब्रांड की चुनौती। निरमा केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे बाजार बढ़ता गया। जिस मार्केट में बड़े और मजबूत ब्रांड मौजूद थे, वहाँ एक भारतीय कंपनी ने भी अपनी जगह बना ली। इसके पहले जो भी डिटर्जेंट इंडिया में थे सब फॉरेन के थे। निरमा की सबसे बड़ी ताकत थी एफोर्डेबल प्राइस, मतलब उसकी जो प्राइस थी आम लोग, गरीब लोग खरीद सकते थे। मास मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट था उनके पास, बहुत कस्टमर थे, कस्टमर उसको समझने लगे, अंडरस्टैंडिंग करने लगे। एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर, और डिस्ट्रीब्यूटर इस माल को तुरंत पूरे इंडिया में पहुंचाने लगे, और कॉस्ट भी कंट्रोल में थी। तो ये निरमा की सबसे बड़ी ताकत थी कि प्राइस उन्हें रिजनेबल रखा। उनका मार्केट बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करते थे। कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर की क्या सोच है, कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर की क्या चॉइस है, वो उन्हें समझने लगे। एडवर्टाइजिंग भी उन्होंने ऐसी की जिससे सीधे कस्टमर तक पहुंच सके। डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने इतना अच्छा रखा कि कस्टमर को जब भी डिमांड हो उसके लिए वो अवेलेबल रहा माल। और कॉस्ट कंट्रोल, और उन्होंने अपनी कॉस्ट को हमेशा कंट्रोल रखा, कॉस्ट को बढ़ने नहीं दिया। निरमा उस समय डिटर्जेंट को केवल अमीर या उच्च आय वाले लोग का प्रोडक्ट न मानकर मिडिल क्लास मार्केट को ही टारगेट किया था। उन्होंने अमीर लोगों पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मिडिल क्लास जो फैमिली होती उनको ही देखकर ये किया, और उनकी जो एक ऐसा मार्केट सेगमेंट विकसित हुआ उस समय, फिर मिडिल क्लास वाला मार्केट, उस पर भी उसके बाद फिर सभी कंपनी मिडिल क्लास के ऊपर ध्यान देने लगी, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट अधिकतर लोग या तो मिडिल क्लास में रहते हैं या तो गरीबी में रहते हैं। ठीक है, अमीर लोग की संख्या कम, उस समय की बात बता रहा हूँ, अभी भी वैसी है, वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन सक्सेस के बाद भी रुकना नहीं था। निरमा सक्सेसफुल तो हो गया, फिर भी उसको रुकना नहीं था। कसम भाई ने केवल डिटर्जेंट पर निर्भर रहने के बजाय बिजनेस को और आगे बढ़ाया। उन्होंने निरमा का सोप बनाया, दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी प्रवेश किया। साथ में उन्होंने निरमा तो वॉशिंग पाउडर बनाया, साथ में उन्होंने फिर सोप भी बनाया उसका, सोप मतलब साबुन, और दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी उन्होंने किया। फिर बाद में कंपनी ने केमिकल कंपनी खोली, निरमा का सॉल्ट आने लगा, सीमेंट आने लगा, हेल्थ केयर में भी वो आए, एजुकेशन के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। बाद में उनकी कंपनी का नाम हो गया निरमा लिमिटेड, जो ऑफिशियल हिस्ट्री के अनुसार कंपनी का एक सिंगल प्रोडक्ट कंज्यूमर बिजनेस से आगे बढ़ा। ये बाद में केमिकल बिजनेस के रूप में बड़ा विस्तार हुआ, है ना। जो निरमा लिमिटेड था, एक ऑफिशियल हिस्ट्री थी उसकी, बाद में कंपनी ने कंज्यूमर प्रोडक्ट के आगे बढ़कर केमिकल बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया। बाद में उन्होंने केमिकल बिजनेस के अंदर गए। अब निरमा डेरिवेशन बिजनेस ग्रुप बन गया। अब उनका सिर्फ साबुन या वो बनाने का काम नहीं था, उसके अलावा वो कई तरह के प्रोडक्ट बनाने लगे। ये कहानी में फेलियर कहाँ है? अब आप बोलोगे इसमें फेलियर कहाँ है। अब बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण बात समझना चाहिए कि हर बिजनेस स्टोरी में फेलियर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कंपनी बंद हो गई। कभी कभी फेलियर का अर्थ होता है प्रोडक्ट बनाने में शुरुआती असफल प्रयोग। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने, मतलब प्रोडक्ट जब बना रहे हो, कोई भी नया चीज़ लॉन्च कर रहे हो या कुछ भी चीज़ बना रहे हो, उसके अंदर स्टार्टिंग में जो भी आपके एक्सपेरिमेंट है वो फेल जाना, कस्टमर को विश्वास जीतने में कठिनाई कि भाई आपका जो कस्टमर है वो आप पे विश्वास, उसका विश्वास जीतना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रिटेलर की समस्या, वो आपसे उधार माल लेके जा रहे हैं पर पैसा हम समय पे वापस नहीं दे रहे हैं। कैश फ्लो की समस्या आती है आपके बिज़नेस में। बड़े कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करना पड़ता है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन, माल को सब जगह पहुंचाने की समस्या होती है। मार्केट में अपनी जगह बनाने की होती है। और गलत स्ट्रेटजी को बदलना, अगर आपने गलत स्ट्रेटजी स्टार्ट की है, गलत कोई वो इस्तेमाल किया है तो उसे चेंज करना। कसन भाई की सफलता इस बात की थी कि हर प्रॉब्लम के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी, ये बोलती नहीं आता एक्चुअली मुझे, स्ट्रेटजी बदली, है ना। और यही एंटरप्रेन्योरशिप का काम होता है कि भाई जब भी आप नुकसान में आ रहे हो, कुछ हो रहा है, आप अपने काम करने का तरीकों को चेंज कर लो। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए पूरी बिजनेस केस स्टडी, ये एक कहानी आपको एक चैप्टर समझ सकते हैं। क्या क्या? एंटरप्रेन्योरशिप, कसम भाई नौकरी के साथ अपना बिजनेस शुरू किया और अपॉर्चुनिटी को पहचाना, यही काम होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। भाई आप जो काम कर रहे हो, काम के साथ में कुछ नया सीखने की कोशिश करो, नया अपॉर्चुनिटी ढूंढो। बिजनेस रिस्क, उन्होंने अपनी सेविंग, समय और मेहनत को बिजनेस में लगाया, ये रिस्क उन्होंने लिया। अपनी सेविंग का भी यूज़ किया, टाइम का भी यूज़ किया और मेहनत का भी बिजनेस में लगाया, ये उनका एक रिस्क होता है।
मार्केटिंग, उन्होंने कस्टमर की ज़रूरत को समझा और उसी के एडवर्टाइजिंग का उपयोग किया और कस्टमर की ज़रूरत को समझा और उनकी ज़रूरत के हिसाब से ऐसी ऐड तैयार की कि कस्टमर उसको पसंद करे। प्राइस, उन्होंने कॉम्पिटिटर से प्राइस कम रखी, उनका कीमत कम थी, ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा रखा। कंज्यूमर बिहेवियर, उन्होंने समझा कि भारतीय मिडिल क्लास कंज्यूमर प्राइस वैल्यू दोनों देखता है। भारतीय जो मिडिल क्लास का लोग है वो कंज्यूमर की प्राइस भी देखता है और वैल्यू भी देखता है, कीमत मतलब उसकी कीमत से बहुत मतलब असर पड़ता है उसका। डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने रिटेलर और कंज्यूमर के बीच संबंध को समझा कि भाई रिटेलर और कस्टमर के बीच में क्या संबंध है, इस बात को उन्होंने समझा, उस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाई। मतलब कि भाई कि उनको मालूम है कंज्यूमर कस्टमर रिटेलर को लेट पैसा देगा, फिर तभी तो वो उसके पास पैसा देगा, है ना। वर्किंग कैपिटल, रिटेलर के पेमेंट देर आने के कारण कैश फ्लो की समस्या आई, तो वर्किंग कैपिटल की समस्या भी आपके बिजनेस में आ सकती है। कंपटीशन, आपका ब्रांड बनने के बाद आपको काफ़ी कंपटीशन झेलना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन, आपको बिजनेस सिर्फ डिटर्जेंट से आगे उन्होंने अपने उसी बिजनेस को एक ही जगह नहीं रखा, उस बिजनेस को उन्होंने कई जगह अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग चीज़ों में, अपने दूसरे क्षेत्रों में भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, मतलब नए नए चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट भी उन्होंने लॉन्च किए। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? हर दिन किसी छात्र से कसम भाई से पूछा होता आपकी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई, तो इसे पूरी कहानी का जवाब शायद 5 बातों में दिया जा सकता है। सबसे पहले समस्या खोजो, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है उसे पहले देखो। यहाँ लोगों को समस्या दिखाई देती है, एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखता है। जहाँ लोगों को प्रॉब्लम नज़र आती है वहाँ पे ऐसे एंटरप्राइज जो कि एक व्यक्ति होता है जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। कस्टमर को समझो, उन्होंने अच्छा बिजनेस अगर करना चाहते हैं सबसे पहले आपको कस्टमर को क्या चाहिए वो समझना चाहिए। प्राइस और क्वालिटी, उन्होंने प्रोडक्ट को सस्ता रखा और साथ में कस्टमर को समझा कि प्रोडक्ट उसे कैसा प्रोडक्ट चाहिए और उसको कस्टमर की वैल्यू को समझा कि कस्टमर क्या चाहता है। फेलियर से सीखो, प्रॉब्लम आने पे बिजनेस बंद करने से आसान स्ट्रेटजी बदला, मतलब आप अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बिजनेस बंद नहीं करना चाहिए, अपने काम करने का तरीका चेंज करके देखो। छोटा शुरू करने में मत डरो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। उन्होंने काम छोटे से निरमा की शुरुआत बड़ी फैक्ट्री से नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति, एक छोटा प्रोडक्शन सेटअप, बाइसिकल और एक बड़ा सपना। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब उसमें आता है। विद्यार्थी के लिए अंतिम संदेश क्या है? बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा बड़ी पूंजी नहीं होती। सबसे पहले ज़रूरी है कि समस्या पहचानना, सही समाधान ढूंढना और कस्टमर को समझना और लगातार मेहनत करना। छोटी शुरुआत कमज़ोर नहीं होती, अगर सोच बड़ी हो तो कस्टमर ज़रूर समझ में आती है। मुश्किल के समय अपने स्ट्रेटजी काम करने का तरीका बदलो, है ना, और छोटे बिजनेस से स्टार्ट करो। ठीक है। टीचर के रूप में अगर बच्चे आपसे 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्या पूछ सकते हैं? कसम भाई कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहचानी? उन्होंने देखा कि भाई मार्केट में महंगे डिटर्जेंट हैं, आम लोग नहीं खरीद पा रहे। इस समस्या को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में बदला, उन्होंने अपनी केमिस्ट्री की पढ़ाई का यूज़ किया और सस्ता डिटर्जेंट बनाया। तो पहला क्वेश्चन का जवाब ये था। निरमा की प्राइस स्टडी क्या थी? निरमा ने देखा कि भाई कस्टमर सस्ता माल चाहता है, तो उन्होंने अपने प्राइस को कम रखा ताकि कस्टमर को पहुंच सके। रिटेलर को पेमेंट देर मिलने पे वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम आई, तो कैसे उन्होंने पूरा किया? उनने फिर डायरेक्ट क्या किया? उन्होंने एडवर्टाइज़ की, ऐसी एडवर्टाइज़ की कि कस्टमर खुद जाके दुकानदार के पास जा रहा है कि भाई हमें वो डिटर्जेंट दो। अब वो दुकानदार को खुद निरमा से वो प्रोडक्ट खरीदना है। अब तब निरमा बोल रहा है कि भाई डिमांड ज़्यादा है, आप हमको पैसा दो, हम आपको नगद पैसा दो, हम आपको माल देते हैं। तो फिर वो उस समय उनको नगद माल देने लगे, तो उनके पास वो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि उन्होंने ऐसी एडवर्टाइज़ की जिससे बहुत सारे कस्टमर दुकान में आने लगे। अब दुकान के पास कस्टमर आने लगे तो दुकानदार को लगा कि यार ये माल खरीदना चाहिए, तो निरमा के पास गए। निरमा में उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो रिटेलर ने फिर उनको कैश पेमेंट किया, इससे उनकी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एडवर्टाइजिंग से कंज्यूमर पूल कैसे बनाया? उन्होंने इस तरह से एडवर्टाइज बनाई कि आम लोगों तक, दिमाग तक उनका मैसेज पहुंच जाए, जिससे कस्टमर खुद माल की डिमांड करने लगा। अगर निरमा के मैनेजर होते तो आप कॉम्पिटिटर के मुकाबला करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते? अगर मैं निरमा का मैनेजर होता तो कॉम्पिटिटर से मुकाबला करने के लिए क्या है? तो सबसे पहले मैं कस्टमर को समझता और कस्टमर को कैसी प्राइस चाहिए उस बात पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। अगर मेरे से आप पूछो तो मैंने ये सब आंसर आपको दिए हैं।
आई होप आपको ये केस स्टडी 2 पार्ट में मैंने भेजी है, क्योंकि पहला पार्ट तो लाइट के कारण ख़त्म हो गया था, ये सेकंड पार्ट था। 2 पार्ट में ये आपके कॉमर्स ग्रुप में आएगा, आप इसे सीखिए, देखिए, और इसको मैं स्पेशल वीडियो में डाल दूँगा एक्चुअली, है ना, ताकि सभी लोग इसको देख सकें। और ये आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छी केस स्टडी है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है आपको, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ओके, टेक केयर, बाय।